बच्चों, जैसा कि हमने बताया था कि हम अगली वीडियो में अर्थव्यवस्था से संबंधित आपको समझाएंगे। हमारा जो टॉपिक होगा वो इकोनॉमी से रिलेटेड होगा। तो हम अपने इस वीडियो में अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली को बच्चों समझेंगे, जिसको हमने अपने पिछले वीडियो में शॉर्ट में समझाया था कि अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पे 3 भागों में डिवाइड की जाती है, या कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। जैसा पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बच्चों, हमने शॉर्ट में अपने पहले वीडियो में समझाया था, सबसे पहला वीडियो था कि अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन सी होती है। हमने उदाहरण से भी समझाया था आपको, शॉर्ट में 1-2 3-3 लाइनों में आपको उसका अर्थ समझाया था। लेकिन आज ये टॉपिक एक बड़े तौर से आपके सामने आ रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स को समझने के बाद आप इकोनॉमी को आराम से समझ सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था को हम बोलते हैं इकोनॉमी, व्यवस्था को हम इकोनॉमी बोलते हैं बच्चों, जैसा कि हमने पहले बताया था। और आर्थिक सिस्टम प्रणाली को हम क्या बोलेंगे? सिस्टम। आर्थिक को बोलेंगे इकोनॉमिक। इकोनॉमिक सिस्टम। तो आज हम इकोनॉमी या इकोनॉमिक सिस्टम को समझेंगे बच्चों, कि इन सिस्टम्स में, इस प्रणाली में, या इसको हम आर्थिक प्रणाली क्यों कहते हैं अर्थव्यवस्था को, इन्हीं चीजों का अध्ययन हम आज हमारे इस वीडियो में करेंगे। तो ध्यान से समझेंगे बच्चों, वीडियो को पूरा देखें, देखने के बाद अपने नोट्स बनाएं। तो इसी के साथ हम अर्थव्यवस्था का मीनिंग या आर्थिक प्रणाली का मीनिंग हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम आर्थिक प्रणाली, जिसको हमने बोला इकोनॉमिक सिस्टम। आर्थिक प्रणाली या इंपॉर्टेंट स्टार नोट डाल के लिखे, हम नोट्स भी ऐसे बना लें। आर्थिक प्रणाली या अर्थव्यवस्था का अर्थ। जिसको हमने बोला इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमी, इन दोनों का अर्थ, यानी कि हम एक ही चीज है, इकोनॉमिक सिस्टम बोलो या इकोनॉमी बोलो। तो इससे हम बोल सकते हैं बच्चों, आर्थिक प्रणाली से हमारा विषय है आर्थिक प्रणाली से हमारा अभिप्राय अर्थव्यवस्था वही चीज बता रहे हैं जो आपको ऊपर लिखी हुआ टॉपिक है कि आर्थिक प्रणाली से अभिप्राय अर्थव्यवस्था की उस वैधानिक एवं अर्थव्यवस्था की उस वैधानिक यानी कि जिसको मान्यता लीगल, वैधानिक एवं संस्थागत संरचना से है, एवं संस्थागत संरचना से है। इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों, हम आर्थिक क्रियाओं का क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाओं को संपादित करते हैं, जिसके अंतर्गत हम आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। बच्चों, वही चीज जो हम बता रहे थे कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थान
एक ऐसी प्रणाली है जिसका अभिप्राय अर्थव्यवस्था की उस वैज्ञानिक एवं संस्थागत संरचना से है, एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। यानी व्यवहारिकता हम कहाँ देखते हैं? अर्थव्यवस्था में। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कहाँ करते हैं? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? एक सिस्टम है कैसे? इकोनॉमिक्स जो है वो सिस्टम में कैसे चेंज होता है, या हम कह सकते हैं हमने इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया और उन अध्ययनों का यानी वैज्ञानिक दृष्टि से हमने सिद्धांत और नियमों का पालन किया उसके अंतर्गत, और व्यवहारिकता में हमने इसको कहाँ फॉलो किया? बाजार में। तो इसी को आर्थिक सिस्टम कहते हैं, यानी इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं बच्चों। या हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अर्थात इसी शब्दों को हम कैसे कह सकते हैं? अर्थात जिस संस्थागत संरचना के अंतर्गत, जिस संस्थागत संरचना के अंतर्गत क्या होता है? जिस संस्थागत संरचना के अंतर्गत मानव से संबंधित कौन सी क्रियाएं बच्चों? जो हमने आर्थिक क्रियाएं बता रखी है, मानव से संबंधित वो आर्थिक क्रियाओं के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। इसको यहाँ पर हमने शॉर्टकट बताया आर्थिक क्रियाएं, यहाँ पर एक तरीके से रिकॉल करवा दिया कि जिस संस्थागत संरचना के अंतर्गत मानव से संबंधित वो उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व से संबंधित कौन सी क्रियाएं? पांचों आ गई कि जिस संस्थागत संरचना के अंतर्गत मानव से संबंधित वो उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं राजस्व संबंधी आर्थिक क्रियाओं का से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का या आर्थिक क्रियाओं को संपादित किया जाता है, आर्थिक क्रियाओं का संपादन होता है। उसे हम क्या कहेंगे? उसे आर्थिक प्रणाली यानी इकोनॉमिक सिस्टम या आर्थिक संगठन की पद्धति भी कहते हैं। उसे आर्थिक प्रणाली यानी अर्थव्यवस्था, जिसे हम लिख सकते हैं इकोनॉमिक सिस्टम या क्या कहेंगे बच्चों? आर्थिक संगठन, आर्थिक संगठन, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक संगठन की पद्धति कहते हैं।
एक नई चीज आई, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी कि अर्थव्यवस्था। हम संगठित कर रहे हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक संगठन तैयार कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, आर्थिक व्यवस्था कर रहे हैं हम किसके, एक संगठन के द्वारा, व्यक्तियों के, किसी भी तरह से संगठन हो सकता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। हम आर्थिक दृष्टि से कर रहे हैं, यानी कि अर्थशास्त्र में पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से किसी भी चीज का संगठन किसी तरह अपने अपने विषयों से रिलेटेड हो सकता है। तो यहीं पर ये बात हुई है कि आर्थिक प्रणाली को हमने क्या कहा है, इकोनॉमिक सिस्टम, और आर्थिक संगठन जिसको हमने बोला है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इकोनॉमिक संगठन, आर्थिक संगठन के नाम से जाना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चों कि आर्थिक प्रणाली या अर्थव्यवस्था का सीधा साधा शब्द हम परिभाषा दें या सीधी साधी सरल भाषा में बोले कि एक ऐसा जगह या एक ऐसी प्रणाली जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। जैसे कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं हैं, हमने 5 हमने अध्ययन किया है, तो अब आपको उन आर्थिक क्रियाओं से संबंधित कोई भी पॉइंट आता है तो आसानी से समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सी क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं। इनका अध्ययन हम कहाँ करते हैं, अर्थशास्त्र में, लेकिन इनका संपादन कहाँ होता है, अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो यही बता रहा है कि आर्थिक प्रणाली से हमारा अभिप्राय अर्थव्यवस्था की उस वैधानिक एवं संस्थागत संरचना से है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती है, अर्थात जिस संस्थागत संरचना के अंतर्गत मानव से संबंधित उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का संपादन होता है, उसे आर्थिक प्रणाली या आर्थिक संगठन की पद्धति कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। हमारा जो टॉपिक है कि अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली क्या है, हमने यहाँ पर समझा दिया। इसको आप नोट डाउन करें, लिखें, लिखने से जल्दी माइंड में बैठता है बच्चों, नोट्स बनाएं। इसी के साथ पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। अब हम इसी के साथ अगला टॉपिक ले रहे हैं बच्चों, कि हमने इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन या इकोनॉमिक सिस्टम को समझने के बाद हम अर्थव्यवस्था की 3 प्रक्रियाएं बताते हैं। में प्रक्रियाएं अलग है, अर्थव्यवस्था के प्रकार अलग है। प्रक्रियाएं वही जो हम पढ़कर आ चुके हैं, उसे हम किस नाम से बोलते हैं, हम अगला टॉपिक भी करके डाल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की 3 प्रक्रिया। वैसे तो बहुत है, लेकिन 3 प्रक्रियाएं या क्रियाएं हो सकते हैं जहां पे प्रक्रिया या क्रिया आए, आप सीधा आर्थिक क्रिया से इसको जोड़ेंगे बच्चों। प्रक्रियाएं या क्रियाएं जो भी आए, आप सीधा इनको आर्थिक क्रिया से जोड़ेंगे। तो अर्थव्यवस्था की 3 प्रक्रियाएं कौन सी है वो हम आपको दिखाएंगे, दिखाते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका यहाँ पर क्या प्रयोग है। तो हम लिख सकते हैं अर्थव्यवस्था की इसकी 3 अनिवार्य प्रक्रियाएं हैं। अगर ये प्रक्रियाएं नहीं होगी तो अध्ययन भी मुश्किल होगा, अर्थशास्त्र ही नहीं पढ़ सकेंगे। 3 प्रक्रियाएं हैं, इसकी 3 अनिवार्य प्रक्रियाएं हैं। पहली उत्पादन, दूसरी उपभोग और तीसरी विनिमय। इन 3 प्रक्रियाओं का होना अनिवार्य है अर्थव्यवस्था में। अगर ये 3 प्रक्रिया नहीं है तो हम अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया को ना तो पढ़ पाएंगे और ना ही उसे संपादित कर पाएंगे। तो मुख्य तौर पर 3 का ही वर्णन इसमें बताया है, या क्रियाएं जो व्यक्ति और समूह के जीवन निर्वाह से संबंध रखती है। ये 3 प्रक्रियाएं किससे संबंध रखती है, व्यक्ति
और समूह, देखिए दोनों चीज हो रही है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन जिसमें हम व्यष्टि में करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और समूह इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में। वो आपके 12th का भाग है बच्चों। लेकिन यहाँ हम व्यक्ति और समूह के जीवन निर्वाह से संबंधित, जीवन निर्वाह, ये तीनों क्रियाएं किससे संबंधित है? उत्पादन, उपभोग, विनिमय। उत्पादन होगा तो जीवन है, चीजें प्रोड्यूस होंगी तो हम लेंगे, खरीदेंगे और हमारे दैनिक जीवन में उनका उपयोग करेंगे, जो हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों आर्थिक क्रियाएं हैं जो व्यक्ति और समूह के जीवन निर्वाह से संबंध, जीवन निर्वाह से संबंध रखती है। जिसको हम विनिमय की जगह यहाँ पे विनियोग कीजिए, विनियोग जिसको हम निवेश कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये भी एक बहुत प्रक्रिया है कि आय और व्यय के बाद जो व्यक्ति के पास आय बच जाती है, यानी कि व्यय करने के पश्चात अगर व्यक्ति के पास कुछ बचता है तो उस बचत को किस रूप में विनियोग करे, ये एक अनिवार्य प्रक्रिया है जिसकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। तो उसी को हमने बताया कि अर्थव्यवस्था की 3 अनिवार्य प्रक्रियाएं हैं, जो उत्पादन, उपभोग, विनियोग, जिसको हम निवेश कहते हैं इंग्लिश में, जिसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो व्यक्ति और समूह के जीवन निर्वाह से संबंध रखती है। साथ ही में उसमें बोल सकते हैं और जो निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलती है। अगर ये नहीं चलती तो जैसा अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि ना उत्पादन हो रहा है ना उपभोग हो रहा है, इस लॉकडाउन में जो स्थितियां बन रही है वो इकोनॉमी हो जाती है कि अगर ये प्रक्रियाएं रुक जाती हैं तो देश में मंदी आ जाती है, और अगर ये प्रक्रियाएं फास्ट तरीके से बहुत ही तेजी से इन प्रक्रियाओं के द्वारा कार्य होता है इकोनॉमी के अंदर, तो ये क्या कहलाती है? तेजी कहलाती है। इकोनॉमी की जो 3 प्रक्रिया है इस समय अगर हम देखें वर्तमान टाइम पर जो हमारा 2020 चल रहा है, लॉकडाउन के अंतर्गत हमारी इकोनॉमी की बिल्कुल ही वहीं रुक गई है, निरंतर नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, निरंतर चलती रहती है तो इकोनॉमी अपने आप ठीक चलती है बच्चों। लेकिन ये चीज इसी को बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की तीनों प्रक्रियाओं का निरंतर चलना बहुत आवश्यक है। अगर नहीं चलती है तो कौन सी कंडीशन होती है, कौन सी परिस्थिति कहलाती है? मंदी की परिस्थिति कहलाती है। हम कह देते हैं कि बाजार में मंदी चल रही है, मंदी का हम कैसे आइडिया लगा लेते हैं या कैसे हम अनुमान लगा लेते हैं? हम इन प्रक्रियाओं के आधार पर हम मंदी और तेजी का यानी कि व्यापार चक्रों को शामिल करके हम उसके आधार पर इन प्रक्रियाओं का अध्ययन और हम एनालाइज कर लेते हैं कि बाजार में क्या चल रहा है, मंदी चल रही है या तेजी चल रही है। मंदी का मतलब है कि सारी क्रियाएं बंद हो रही है, थोड़ा कम चल रही है, निरंतर नहीं चल रही है, जिसको हमने यहाँ पे बताया। तो इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ तक इसको नोट डाउन करो, प्रक्रिया बनाओ, जिस तरीके से हमने बनाई है आप भी कॉपी में बनाइए। इसी तरह से बच्चों हमने प्रक्रियाएं को समझा दी है ना, और अब हम केवल इसको लेकर देखते हैं कि उत्पादन का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या होता है। हम उत्पादन पे आ रहे हैं अभी कि उत्पादन का अंतिम लक्ष्य क्यों बोला है बच्चों? क्योंकि पहले से ही अंतिम तक पहुंचा जाता है, कि पहला लक्ष्य भी यही है और अंतिम लक्ष्य तक हम कह सकते हैं उत्पादन का अंतिम लक्ष्य क्या कहलाता है या क्या होता है? अंतिम लक्ष्य उपभोक्ताओं की अंतिम लक्ष्य में हम कह सकते हैं उत्पादन का अंतिम लक्ष्य उपभोक्ताओं की संतुष्टि करना होता है।
पहली बात, कुल उत्पादन जो हमारी प्रक्रिया है, इसका अंतिम लक्ष्य हमारी व्यक्ति की यानी उपभोक्ताओं की, कहीं पर हम उत्पादक होते हैं तो कहीं पर हम ग्राहक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, तो हमारी जो संतुष्टि है उसका उत्पादन का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या होता है, उपभोक्ताओं की संतुष्टि करना, यानी उपभोक्ताओं की मांग, उपभोक्ताओं की उपयोगिता के आधार पर ही उत्पादक जो है वस्तुओं का निर्माण करता है। वस्तुओं का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है बच्चों, और वस्तुओं का निर्माण करने वाला उत्पादक कहलाता है। तो यहीं पर हमने पहले भी समझाई थी ये चीज, और यहाँ पर हम वापिस एक बार ले रहे हैं, क्योंकि उत्पादन तो ले रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की तीन प्रक्रियाओं में पहली प्रक्रिया कौन सी है, उत्पादन। वो किसके ऊपर डिपेंड है, उपभोग के ऊपर, यानी उपभोक्ता के ऊपर है। जैसे ही उपभोक्ता बाजार में कोई अपनी उपयोगिता लेकर जाता है, उस उपयोगिता की डिमांड उपभोक्ता करता है, तो उसी के अनुसार उत्पादक अपनी वस्तुओं का निर्माण करना शुरू कर देता है। तो आप इतना नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा तीसरा अगला टॉपिक, इसी के अंदर सबसे पहले हमने समझा अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली, दूसरा समझा हमने अर्थव्यवस्था की तीन प्रक्रियाएं, अब हम तीसरा समझ रहे हैं उत्पादन के स्तर पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। जैसे हमने या आधार बोल दीजिए अर्थव्यवस्था के, जैसे अर्थशास्त्र के आधार थे, इसी तरह से इकोनॉमी के भी आधार है बच्चों। हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं वो है अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था के निम्न या अर्थव्यवस्था को निम्न आधारों, आधार बता रहे हैं अर्थव्यवस्था के निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकरण भी लिख सकते हैं, आधारों पर वर्गीकरण यानी प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार बता रहे हैं, आधार, अर्थव्यवस्था के आधारों के प्रकार बता रहे हैं। अर्थव्यवस्था के कौन कौन से, उसको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला, उत्पादन के साधनों या स्वामित्व के आधार पर, उत्पादन के साधनों या स्वामित्व के आधार पर, उत्पादन के साधनों के आधार पर या स्वामित्व के आधार पर हमने अर्थव्यवस्था के आधारों को स्पष्ट किया बच्चों। और दूसरा है विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। हम अभी इनको बिंदुओं के आधार पर समझेंगे और इसका डिस्क्रिप्शन हमारे अगले वीडियोस में देंगे। उत्पादन के साधनों के आधार पर जो हम पढ़ते आ रहे हैं वही चीज, तीन पार्ट किए हैं इसके। पहला पूंजीवादी, तीन पार्ट किए। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी, अर्थव्यवस्था, और तीसरा बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था। नाम से ही पता चल रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था।
इसी तरह से हम बता सकते हैं विकास के स्तर के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने आधार हैं, इसमें दो बता रखे हैं विकास के आधार पर। दो पॉइंट कौन कौन से, पहला विकासशील अर्थव्यवस्था, और दूसरा विकसित अर्थव्यवस्था। तो बच्चों हमने उत्पादन के साधनों के आधार समझे, दूसरा विकास के स्तर के आधार समझे। ये किनके आधार हैं, अर्थव्यवस्था के आधार हैं बच्चों। जिस तरीके से हमने अर्थशास्त्र के आधारों को वर्गीकृत किया था, इसी तरह से हम अर्थव्यवस्था के आधारों को वर्गीकरण कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के आधार कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। यहाँ पे दो पार्ट बताए हैं, पहला उत्पादन के साधनों या स्वामित्व के आधार पर, यानी कि किसका स्वामित्व कौन सी अर्थव्यवस्था में कैसा होता है। इसमें जैसे हमने बताया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, तीनों अर्थव्यवस्था को यहाँ पे एक फ्लो चार्ट से समझाया बच्चों। और दूसरा जिसके अंतर्गत हम बता रहे हैं कि विकास के स्तर पर विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। कई बार ये होता है कि विकासशील और विकसित इन दोनों शब्दों में ही हम अंतर नहीं कर पाते हैं बच्चों। तो इन अंतर को हम अपने अगले वीडियोस में, यानी कि हमारे अंदर जो डाउट्स है, कई ऐसी चीजें हैं जो हमें अभी तक नहीं पता है लेकिन हम बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, जैसे विकसित और विकासशील को ही नहीं समझ पाते, तो इनका हम अध्ययन अपने अगले वीडियोस में उदाहरणों से समझेंगे। जिस तरीके से हमने पहले वीडियो में उदाहरण बताया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बहुत अच्छा उदाहरण हम दे सकते हैं सीधा सीधा यूएसए। इसी तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम सीधा सीधा उदाहरण ले सकते हैं चाइना का यानी चीन का, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम अपने देश का उदाहरण ले सकते हैं भारत का। भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा गया है बच्चों, भारत में हमने समझाया भी था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम दोनों चीजों का स्वामित्व करते हैं, दोनों का ही अधिकार होता है। तो हमने आज जो है हमारी अर्थव्यवस्था के या आर्थिक प्रणाली को समझा बच्चों कि अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली क्या है। दूसरा कि हमने अर्थव्यवस्था की प्रक्रियाओं को समझा जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है, उन प्रक्रियाओं को समझा जिसमें हमने सबसे पहले उत्पादन, उपभोग और विनियोग, जिसको हम निवेश कहते हैं बच्चों, इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उन चीजों को समझा कि ये प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहनी चाहिए क्योंकि ये मानव के जीवन निर्वाह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अनिवार्य होती है, महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह से जब हमने उत्पादन की पहली प्रक्रिया को समझा तो उसका अंतिम लक्ष्य भी समझा कि उत्पादन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, उपभोक्ताओं की संतुष्टि को पूरा करना, यानी कि उनकी संतुष्टि की पूर्ति करना। किसका कार्य होता है, उत्पादन का, यानी उत्पादन का अंतिम लक्ष्य बताया। और तीसरी चीज हमने यहाँ पे बताई है कि अर्थव्यवस्था के आधार कितने प्रकार के होते हैं, इनको भी दो पार्टों में डिवाइड किया बच्चों। पहला उत्पादन के साधनों के आधार पर और दूसरा विकास के आधार पर। विकास के आधार पर जब हम पढ़ेंगे तो दोनों ही जो अर्थव्यवस्था है वो दोनों ही विकास से रिलेटेड है, एक तो विकासशील अर्थव्यवस्था और दूसरी विकसित अर्थव्यवस्था। अब तक आप इन अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन कर चुके हैं, छोटी क्लासेस में भी आया है कि पूंजीवादी, चाहे शॉर्ट में आया है, 2 लाइन में 4 लाइन में हमने पिछले वीडियो में समझा भी दिया है बच्चों, लेकिन इस यहाँ पर आप थोड़ा सा इसमें विस्तृत अध्ययन करेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं होती है, इनके गुण दोष, समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, गुण दोष, मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं। तो इन सब जो अर्थव्यवस्थाएं हैं इनसे संबंधित हम अध्ययन अगले वीडियोस में विस्तार पूर्वक करेंगे बच्चों। एक एक अर्थव्यवस्था को समझाते जाएंगे और आप उन अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करके और नोट्स बनाते जाएं, जिससे आपके पास भी अपने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे वीडियोस, सारे नोट्स आपको एक साथ क्रम से मिल जाएं बच्चों। हम यही चाहते हैं कि हमारे आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया टॉपिक अभी तक अर्थशास्त्र चल रहा था। आज हमारे इस वीडियो में अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली या आर्थिक संगठन का समावेश हो गया है बच्चों।
क्योंकि हमने अर्थशास्त्र को समझ लिया, अर्थशास्त्र के बेस को समझ लिया, और आज हमारे इस वीडियो में अर्थव्यवस्था को आपने थोड़ा सा समझा कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। हमने एक तरीके से तीन इसमें और दो, एक तरीके से अर्थव्यवस्था को 5 भागों में बांट दिया उत्पादन के स्तर पे, एक तो उत्पादन के और एक दूसरा विकास के, लेकिन है तो अर्थव्यवस्था 5 पार्ट में बच्चों, पूंजीवादी, समाजवादी, वैश्विक, विकासशील और विकसित। विकासशील को हमने अलग एक नाम से या बोल दिया कि उसका एक अलग स्तर है कि विकास के स्तर पर बता दिया उसको, और एक उत्पादन के साथ जुड़ जाता है। तो हम इन तीनों का अध्ययन बच्चों हमारे अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक करेंगे। कॉपी पेन लेके बैठिए, जब भी वीडियो वॉच करें अपनी बुक लेके बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और अपने नोट्स पूरे बनाते रहिए। इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे बच्चों। ओके।